नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त के इस विशेष अंक में हम लेकर हाजिर हैं उन तमाम खबरों को जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को आपके मन में जिज्ञासा है। आखिर क्या है उन खबरों के मायने, उसके पीछे का आखिर हिडन एजेंडा क्या है, हम आपको बताएंगे। हम आपसे बात करेंगे कि आखिर किसान आंदोलन के पीछे का एजेंडा क्या है और किस तरह से आंदोलन चल रहा है। आज जो बातचीत होने वाली है केंद्रीय मंत्रियों से, उसमें क्या कुछ निकल सकता है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। संदेश खाली का संदेश आखिर क्या है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्यों है बैकफुट पर, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथी एक एक कर उनका साथ आखिर क्यों छोड़ रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से उनकी हुई मुलाकात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। 2014 के बाद पीएम मोदी की यह दूसरी कतर यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बताया असंवैधानिक। एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए बॉन्ड का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को सौंपने का आदेश दिया। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच होगी तीसरे दौर की वार्ता। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में आज अनुसूचित जाति आयोग का दौरा, तो वहीं बीजेपी की उच्च स्तरीय समिति कल जाएगी संदेशखाली। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में ध्वस्त हो गई है कानून व्यवस्था। कुर्क होगी हल्द्वानी की हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 9 उपद्रवियों की संपत्ति। अदालत ने पुलिस को दिए कार्रवाई के आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन साथियों में असंतोष। आरएलडी ने छोड़ा साथ तो अपना दल ने पूछा कहां है पीडीए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से पार्टी में आंतरिक कलह गहराई। तो सबसे पहले किसानों से वार्ता, क्या अब बनेगी बात, ये आज सभी के मन में है, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री आज चंडीगढ़ में शाम 5 बजे किसानों से वार्ता करेंगे। तो किसानों का विरोध लगातार तीसरे दिन जारी है और खास तौर पर जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान और पुलिस जो है वो आमने सामने डटी हुई है। तो किसान और उनके नेता अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान और उनके नेता लगातार जो 13 सूत्री उनकी मांगे हैं उसको लेकर वो उस पर अड़े हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र सरकार के तीसरे दौर की वार्ता होगी और ये 2 दौर की जो वार्ता है वो बेनतीजा रही थी। 2 फरवरी और 12 फरवरी की जो वार्ता थी, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसानों से बातचीत करेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान बातचीत के जरिए मसले का हल निकालें। बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों की अधिकांश मांगे मान ली हैं। केवल कुछ मांगों को लेकर एमएसपी जिसमें शामिल है, एमएसपी समेत कुछ ही मुद्दों पर बात फंसी हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित ना हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखा जा सके। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। केंद्रीय जो फोर्सेस हैं उनको बुलाया गया है। आंदोलन का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं।
तो किसान आंदोलन ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। जिस तरह से किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो रोज आजीविका जलाने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी इस वक्त इससे प्रभावित हुई है। ट्रैफिक जाम और कारोबार प्रभावित होने से लोगों का बुरा हाल है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। तो क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश इस पर, वो भी आइए सुन लेते हैं। भारत बंद का तो जो ऐलान किया है किसान संगठनों ने, उसका तो समर्थन हम कर रहे हैं, पर कल सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी किसानों से मुलाकात करेंगे। तो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और किसानों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो इसके मायने, इसके पीछे का एजेंडा भी समझने की जरूरत है। किसान मजदूर संघर्ष, जो पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह ने कहा है कि आज हमारी मंत्रियों के साथ बैठक है और हम चाहते हैं कि पीएम मोदी उनसे बातचीत करें ताकि हम अपनी मांगों के समाधान तक पहुंच सके। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए हम सुन लेते हैं। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है। हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज इस वक्त बने हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। धीरज, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की परेशानियां, सबसे पहले तो क्या परेशानियां हो रही हैं और जो ये बातचीत होने जा रही है उसके संदर्भ में भी जानना चाहेंगे। तीसरे दौर की बातचीत है, किन मुद्दों को लेकर के बात फंसी हुई है? देखिए, अगर हम सबसे पहले परेशानी की बात कर लेते हैं, सिंधु बॉर्डर का ये इलाका है और अभी हम जो इस वक्त मौजूद हैं और ये देख सकते हैं हमारे पीछे सिंधु बॉर्डर का ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पर किस तरीके की बैरिकेडिंग है और किस तरीके की नाकेबंदी है, इसको आप देख सकते हैं। कैसे जो 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और ये जो पुलिस बल, सुरक्षा बल जो बैठी हुई है, ये सिंघू बॉर्डर के फ्लाईओवर के ऊपर बैठी हुई है और जिसको कि पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और इससे यहाँ लगभग, अगर हम इस इलाके की बात करें, बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो यहाँ लगभग 5000 के करीब फैक्ट्री है और जिसमें कि लगभग 1 लाख जो मजदूर हैं वो उसमें काम करते हैं। आज कुछ फैक्ट्री मालिक से हमारी बातचीत हुई तो उस बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका कारोबार किस तरीके से ठप पड़ा हुआ है, उनके फैक्ट्री तक ट्रक नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए उनको दोगुना कीमत देना पड़ रहा है क्योंकि उनका माल कहीं और अनलोड हो रहा है, वहां किसी तरीके से छोटी गाड़ियों से फैक्ट्री तक उनका माल पहुंच रहा है, दोगुने खर्चे में यहाँ के फैक्ट्री चल रही है। मजदूर वर्ग जो है वो एक तरफ से दो तरफ नहीं जा पा रहा है, अगर जा पा रहा है तो उसके दोगुने से अधिक उन्हें किराया देना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें बस बदलनी पड़ रही है, गाड़ियां बदलनी पड़ रही है, फिर अंतिम में जाके टेम्पू के जरिए वो यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो मजदूरों का जो किराया है, कॉस्टिंग, उन पे भी बढ़ोतरी हो रही है। जो सबसे अहम बात है कि साल 2021 में जो किसान आंदोलन पे हुआ था, तो उस आंदोलन में लगभग 13 महीने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो ठप हो गई थी। तो यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं और यहाँ के जो मजदूर हैं, दोनों एक तरीके से किसान से अपील कर रहे हैं कि वो अपने आंदोलन को वापस कर लें या जैसे उनकी बात बनती है सरकार से उस तरीके से वो सरकार से बात कर लें, क्योंकि उनका घर चलाना जैसे कि पिछली बार मुश्किल हो गया, हो सकता है कि इस बार भी उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट्री मालिक की बात करें तो फैक्ट्री मालिक का साफ तौर पे कहना है कि अगर ये परेशानी ज्यादा दिनों तक चलती है, अगर ये बॉर्डर ज्यादा दिनों तक सील रहता है, तो फिर उन्हें आगे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी से कुछ देर बाद लगभग 5 बजे के करीब मैं आपको बताऊं कि 5 बजे जो 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ जो पहुंचे हुए हैं, तीनों केंद्रीय मंत्री का चंडीगढ़ में किसान संगठन के साथ बातचीत होनी है और इस बातचीत का जो सबसे अहम जो महत्वपूर्ण पहलू है, वो महत्वपूर्ण पहलू एमएसपी है, दूसरा किसान कर्ज माफी है। सरकार
अन्य उनकी जो मांगे हैं सरकार की तरफ से लगभग मान ली गई है। यही तो जो दो मांगे हैं, इन दो मांगों पे सरकार के साथ किसान संगठनों को वार्ता करनी है। अब ये देखना होगा कि ये वार्ता कितना सफल होता है। वार्ता सफल होने या ना होने के पीछे राजनीति भी हो सकती है। देखिए, आपको भी मालूम है कि आगे लोकसभा का चुनाव है और किसान संगठन, क्योंकि सरकार बार बार किसानों से कह रही है कि आप आइए और आप टेबल पर बैठ के बात कीजिए। किसान संगठन सरकार की बात को कितना मानती है, इसको केवल किसान के मुद्दे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, इसको किसान के मुद्दे से इतर देश की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि हो सकता है आज शाम 5 बजे जबकि सरकार किसान संगठन से बात करने की कोशिश करे तो बात बेनतीजा भी हो सकता है। और इसके पीछे यह भी कहा जा सकता है कि किसान संगठन सरकार की बात मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में सरकार को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान संगठन को सरकार की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि सरकार ने लगभग 90% उनकी बातें मान ली है। और जो सबसे अहम, सरकार की तरफ से ये आंकड़े भी आए हैं कि बीते 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, किसानों को खाद समय पर पहुंचाने के लिए, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, किसान सम्मान निधि के जरिए किसान तमाम योजनाएं बजट जो है पिछले 10 वर्षों में दोगुना कर दिया गया। जी, तमाम योजनाएं एक के बाद एक जो पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार लेकर आई है किसानों के लिए। तो जो आपने आखिरी बात कही कि ये बात किस मन के साथ ये बात होती है और किसान संगठन के जो नेता हैं, जो आम किसान हैं, उनकी बात नहीं कही जा रही है, लेकिन जो उनके संगठन के नेता हैं, क्या वो चाहते हैं कि ये वार्ता सफल हो? ये एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है और इसी सवाल के साथ आपको धन्यवाद करेंगे। लेकिन जो हमारा अगला सेगमेंट है उसमें हम इस सवाल पर चर्चा जरूर करेंगे। धीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और किसान आंदोलन की सियासत और हकीकत, इस पर हम चर्चा करते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा कि हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि आखिर किसान आंदोलन की स्थिति क्या है। पंजाब के एक किसान नेता कहते हैं कि मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊंचा हो गया है और ये प्रदर्शन उसे कम कर देगा। दरअसल इसलिए ये सारा जो प्रदर्शन है और आंदोलन है ये किया जा रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या जो बात सच्चाई थी वो जुबान पर आ गई है नेता के और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात कह दिया। MSP पर कानूनी गारंटी और कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़क से रेल तक ठप है और ये एक संगठन के जो किसान संगठन है उसकी मांग पर यह हो रहा है। वहीं दूसरा जो संगठन है उसने भारत बंद का आह्वान दिया है और कहा है कि किसान एकजुट हो जाएं। जो 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो सभी फसलों को कानूनी गारंटी देंगे। MSP की वो बात करते हैं और कहते हैं कि कानूनी गारंटी देंगे अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है। कांग्रेस पार्टी ने बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो आह्वान दिया गया है 16 फरवरी के इस बंद का, उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। जयराम रमेश को अभी आपने थोड़ी देर पहले ये सुना था इस बारे में। केंद्र सरकार के 3 मंत्री किसान संगठनों से बातचीत के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे तीसरे दौर की वार्ता होगी जिसमें 3 मंत्री जाएंगे और बात करेंगे। लेकिन संगठन रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहा है और किसान जो है उनके जो संगठन है और किसान वो रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं और तमाम बॉर्डर्स पर किसान और जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, वो आमने सामने है। नेशनल हाईवे के कई टोल प्लाजा को किसान संगठनों ने फ्री करा दिया है।
और मान सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। यानी कि उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। पूरा पंजाब क्रॉस करके किसान हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंचे हैं और उनको कहीं रोका नहीं गया है। टोल प्लाजाज को उन्होंने फ्री करा दिया है, लेकिन मान सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब के किसान संगठन के दिल्ली चलो आंदोलन की सियासत समझी जा सकती है। चुनाव के वक्त कानून नहीं बनेगा, ये सभी जानते हैं, लेकिन कॉल भारत बंद की जा रही है क्योंकि चुनाव घोषित होने जा रहे हैं और किस तरह से कानून बनाया जा सकेगा ये सबको पता है कि अभी ये वक्त कानून बनाने का है भी नहीं। पंजाब में कांग्रेस और आप इसे वोट बैंक मान रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री इस पूरे आंदोलन से बेदम हो रही है। कारखानों की माल ढुलाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हाईवे जाम होने से कच्चे माल की सप्लाई बंद है। तो क्या बुरा हाल है, इस बात को समझा जा सकता है। हजारों ट्रक सड़कों से उतर गए हैं, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सियासत मोदी की लोकप्रियता को लेकर हो रही है और जो सच्चाई है, जैसा कहा मैंने शुरू में, वो जुबान पर आ गई। पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल खरीदी है। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल। मोदी सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन में 45% की वृद्धि हुई है, लेकिन सियासत किसान के नाम पर हो रही है। तो ये सारे जो काम किए वो किसानों के लिए किए गए हैं, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि इस बंद और जाम से 4000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है और ये नुकसान घूम फिर कर देश की आम जनता का हो रहा है, उसमें किसान भी शामिल है। मोदी सरकार ने 22 फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की है। आजादी के बाद पहली बार लागत मूल्य से 50% की एमएसपी रिटर्न की गारंटी दी गई है। आजादी के बाद पहली बार 50% की एमएसपी रिटर्न की गारंटी दी गई है, लागत मूल्य है उससे। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं। ये किसान सम्मान निधि के तहत 2.1 लाख करोड़। उर्वरक उत्पादन और सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई है। ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। नीम कोटेड यूरिया के कारण कालाबाजारी बंद की गई है, बंद हो पाई है उसकी वजह से। तो तमाम जो ये उपाय हैं किसानों के हित के, वो लगातार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किया है। सब्सिडी पर सरकार ने खर्च किया है 6 लाख करोड़ रुपए। रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद खेतों तक सस्ता खाद पहुंचा है और न सिर्फ सस्ता खाद पहुंचा है बल्कि उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। तो अन्नदाता पर सवाल करना, अन्नदाता सवाल कर सकता है और उसके पूरे वाजिब हक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जब इस तरह की बात आएगी तो ये बात भी सामने आएगी कि जब उद्योग धंधे अगर दम तोड़ देंगे तो एमएसपी का भुगतान कैसे संभव हो पाएगा, ये भी समझने की जरूरत है। अन्नदाता सवाल तो कर ही सकता है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे, 4000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। पंजाब के एक किसान नेता ने कहा है कि राम मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊंचा हो गया है और यह प्रदर्शन उसे कम कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं कि सच्चाई जुबान पर आ गई है। मंदिर के करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो ये बात सामने निकल कर आई कि आखिर इस पूरे आंदोलन का मतलब क्या है। मोदी की लोकप्रियता को नीचे करना है, क्योंकि मंदिर के निर्माण के बाद से जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है, तो उसको नीचे लाने का काम यह आंदोलन करेगा। आंदोलन से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, आम लोगों की भी सुन लेते हैं। हमारा बस समोसे का काम रह गया, मिठाइयाँ ऐसी कल से ऐसी रखी हैं, इससे हमारा जिंदगी में काफी फर्क पड़ता है। जैसे काम ही नहीं रहा, धंधा चौपट हो गया, हमारा आवाजाही कम हो गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। इधर हमारी मिठाइयाँ भी हम क्या कर सकते हैं, पहले भी 1.5 साल हमारे साथ ऐसे ही रहा। हमारा जमा जमाया धंधा आप देख ही सकते हैं, जो हमारी रोजी रोटी है उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। पिछले सर 3 दिन से प्रॉपर तरीके से बंद है, न कोई डीजल न पेट्रोल सीएनजी कुछ नहीं बिक रहा। पिछले इसी 2021 में 13 महीने बंद रह गया था। यहाँ पे 5 पंप है, ये 5 पंप पर करीबन 100 एम्प्लॉय होंगे।
सबकी मान लो अब कै दिन चलता है, अभी तो रखा हुआ है, फिर वो नहीं चल पाएंगे लंबे, आने जाने में दिक्कत है। सुबह से लेकर शाम तक चौकीदारी करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। कि जैसे पहले हमारे को कहीं से माल मंगाते थे तो मान लो 2,000 रुपये किराया देना पड़ता था, अभी वो क्या है कि 5,000 रुपये तक किराया देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो 3,000 रुपये बढ़ गई है। तो हमारा मार्जिन स्क्वीज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा बाकी देखेंगे। फिलहाल लड़कों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो मेरे पास काम कर रहे हैं, यही मेरा एक कहना है। दिल्ली के अंदर कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करवाते हैं, वहां से दूसरी गाड़ी भेजते हैं, फिर वो माल को ट्रांसफर करके यहाँ पे छोटी गाड़ियों से लाया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। अब उसमें अगर वो गाड़ी सीधी अगर हमारे पास आ जाती तो हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो 3,000 रुपये पड़ रही है वो नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में हर गली के अंदर गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिसकी वजह से आने जाने का रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। थोड़ा सा भी काम स्टार्ट हुआ था तो दोबारा बंद होने से रोड आप देख सकते हो कितना बंद पड़ा है, इससे बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल ठप है। अभी जो आम पब्लिक है वो तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। अब अगर पब्लिक ही नहीं आएगा तो हम क्या काम करेंगे, बिल्कुल बंद पड़े हम तो। यहाँ पे सर मुझे 11 तारीख को 11 बजे रोका था, बोले थे सुबह 5 बजे 2 घंटे में निकाल देंगे। मैंने कहा सर मुझे 4 किलोमीटर जाना है बस, तो बोले सुबह निकाल देंगे। सुबह की कह के आज सर 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। मेरी गाड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे खाली होनी है, और इनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, सर मेरी में शीशे का फ्रीज है, खाली करके इधर ही ले आऊंगा मैं गाड़ी, फोन नंबर है, गाड़ी नंबर है, सारा कुछ है, फिर भी नहीं सुनने को तैयार है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राकेश शेट्टी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है जुड़े हुए हैं। राकेश शेट्टी साहब बहुत स्वागत है आपका। रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट, रामकृपाल सर बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले आगे बढ़े इस चर्चा की शुरुआत करें। एक खबर आ रही है, फारूक अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इंडी गठबंधन को एक और झटका लगा है। बहरहाल ये जो पूरा आंदोलन है इसकी टाइमिंग पर विनोद जी सवाल उठाए जा रहे थे, और अब तो एक किसान नेता कह रहे हैं कि मोदी की जो लोकप्रियता है और मंदिर आंदोलन के बाद उसको नीचे करने के लिए सारा आंदोलन, कहीं ना कहीं ये जो इसके पीछे का जो पूरा टूल किट है, अभी तक लग रहा था कि शायद किसानों का कुछ इसमें कंटेंट हो। क्या आपको लगता है कि किसानों को बरगलाया गया है? निखिल, आपने सियासत और हकीकत दोनों देखा है। सियासत भी आप देखा जब एक बुजुर्ग किसान नेता की बात साउंड बाइट सुना रहे थे, और उसके बाद उसकी हकीकत भी देखा, जो सारे इंडस्ट्री के लोग थे या वहाँ पे छोटे मोटे कारोबारी थे, वो अपना दुख दर्द जो डीडी न्यूज़ को किस तरह से बता रहे थे। आपने दोनों चीज़ दिखाया है। तो सवाल ये है कि क्या ये ब्रांड मोदी के खिलाफ इसको एक टूल किट का हिस्सा मान लें? अगर जिस तरह से अभी एक किसान नेता कह रहे थे, आपने जो साउंड बाइट सुनाया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, पॉपुलरिटी बढ़ी है, उसको ये आंदोलन कम कर देगा। तो क्या इस आंदोलन को कम कर बनाने के पीछे या भारत बंद के पीछे ये माना जा सकता है कि ब्रांड मोदी के खिलाफ के साथ साथ जो मोदी की गारंटी है उसको लेके आप एक अलग नैरेटिव दे रहे हैं? जो ये नैरेटिव है, जब आप कहते हैं कि अगर चारे के फसलों पे एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए, और वो भी उस समय जिस समय में कि आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव की अभी घोषणा होने में मुश्किल से मुश्किल है हफ्ते 10 दिन का टाइम है, 100 दिन से कम रह गए हैं, 90 दिन से कम रह गए हैं चुनाव के जी। तो आपको पता है कि कोई सरकार अभी कानून नहीं बना सकता। अभी आप देख लीजिए कि मोदी सरकार ने अभी जो बजट दिया है उसमें कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की है, क्योंकि उसे चुनाव में जाना है और चुनाव के बाद वो जीत के आएंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी है कि वो सारी चीजें फिर से लाएंगे। तो आप जब इस नैरेटिव को लेके आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो आप एक भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, जब आप फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर गई है, और जब ये बिखरने के कारण इनके साथ में दिक्कत क्या है कि जो ये इक्वेशन बनाना चाह रहे थे अलग अलग स्टेट के क्षेत्रीय छत्रपों के साथ में, वो जुगाड़ हो नहीं पाया। तो आपने ये दूसरा रास्ता लिया है कि अगर आप किसान भारत बंद सब करने की घोषणा किया है तो आप उसके साथ लग गए। यह बात सोचे बगैर कि अगर क्या ये भारत बंद के करने वाले, कॉल करने वाले जो भी भारतीय किसान यूनियन संघ के लोग हों, या अभी रेल के चक्का जाम करने वाले, या अभी पूरे के पूरे पंजाब में आप देखिए कई जगहों पे टोल प्लाजा फ्री कर देने वाले, क्या ये देश की जिस इकोनॉमी को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के लाखों लोग जो इस सड़क जाम और बंद से प्रभावित हो रहे हैं, क्या उसके साथ वो न्याय कर रहे हैं? क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, भारत की व्यवस्था में क्या अभी सारी फसलों का अगर आप एमएसपी की गारंटी देते हैं तो इस देश को 30 लाख करोड़ से ज़्यादा की अभी जुगाड़ करनी पड़ी? क्या ये देश में संभव है?
अगर ये नहीं है तो फिर इस तरह का भ्रम और इस तरह का छलावा क्यों? जी, निश्चित तौर पर राकेश जी, ये सवाल आपके साथ पूछा जाएगा कि क्या ये पूरा आंदोलन मोदी की लोकप्रियता से भयभीत होकर खड़ा किया गया है और अब जो सच्चाई है वो जुबान पर आ रही है? कांग्रेस कहीं ना कहीं इसकी भागीदार बन रही है। आप बंद का भी समर्थन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसानों को सत्ता में आएंगे तो हर फसल की पर एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। देखिए, गारंटी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। 2014 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, उन्होंने बार बार घोषणा पत्र में ये कहा कि मेरी गारंटी है, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो मैं किसानों को जो आय है उनका दुगना करूंगा और उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूंगा। मेरा तो ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी आज देश छोड़कर भाग गए, विदेशी दौरे में चले गए। आज अमित शाह ने गुजरात का दौरा बीच में से रद्द कर दिया। महाराष्ट्र आने वाले थे, यहाँ पे मराठा आंदोलन चल रहा है। देश में जब गंभीर विषय चल रहे तब देश के प्रधानमंत्री जी को अवेलेबल होना चाहिए। आज राहुल गांधी 24 घंटा अवेलेबल है, किसानों से मिल रहे। ये जितने किसान है, ये जो आंदोलन कर रहे, अभी अभी कोई पत्रकार ने कहा कि ये कोई टूल किट का हिस्सा। अरे लाखों किसान सड़क पे उतरे हुए हैं, आप उनके रास्ते पे कील कर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों नहीं किसान नेताओं से बात करते? किसान को आने दीजिए दिल्ली में। ये तो किसान नेताओं से बात तो हो रही, तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है आज। मेरा ये कहना है कि आपको उनको दिल्ली आने देना चाहिए, उनसे बातचीत करिए। ये अन्नदाता वार्ता है। करने के लिए देखिए, आप भी इस बात को जानते हैं कि जब आपकी सरकार थी, ये जो स्वामीनाथन आयोग जिसकी रिपोर्ट है, ये तो 2006 की है। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसी समय ये सब लागू कर दिया होता। ये सवाल तो आपके ऊपर भी उठ रहे हैं। देखिए, हमने लागू नहीं किया, इसलिए तो हमें वोट आउट किया है। हम 2014 और 19 का चुनाव हारे क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने किसानों को बगलाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी अगर झूठा वादा किसानों से नहीं करते तो आज ये बेचारे लोग सड़क ठीक है, आपकी बात आ गई। आपने कहा कि इसी वजह से चुनाव आप हारे, क्योंकि आपको लगा कि ये चीजें थी आपने लागू नहीं की थी। अब उस वक्त आप कह रहे थे ये फीजिबल नहीं है, आज ये कह रहे हैं कि इसको लागू करो चाहे जो भी हो जाए। रामकृपाल जी, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अवेलेबल नहीं रहते, राहुल गांधी लगातार बने हुए हैं दिल्ली में और इस वक्त होना चाहिए, इस तरह के अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही। बहरहाल जो बड़ा सवाल है कि क्या ये आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डर कर किया गया है? क्या इस टाइमिंग पर सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे? और जो उनके साथ में बगलगीर खड़ी है कांग्रेस, क्या सवाल उस पर भी नहीं उठेंगे? देखिए निखिल जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश से भाग गए। कम से कम राजनीति में जो लोग हैं उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि वो सड़क की भी भाषा बोले, लेकिन कम से कम वो तथ्य गलत ना हो। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भाग नहीं गए हैं। अभी कल पूरी दुनिया ने देखा है कि एक पड़ोसी देश, हम मानते हैं उसको, एक मुस्लिम कंट्री में जा करके और वहां पर एक जिस तरह से भारतीय संस्कृति का, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का जी पूरी दुनिया जिस तरह से नमन कर रही है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री भाग गए हैं। प्रधानमंत्री का पूर्व कार्यक्रम था जी। प्रधानमंत्री इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कम से कम इस तरह की भाषा तो नहीं इस्तेमाल हो कि प्रधानमंत्री भाग गए। खैर, आपके दोनों पत्रकारों ने, दोनों संवाददाताओं ने जो पहले अभी पूरी बात कही है, उसके बाद अभी विनोद मिश्र जी ने पूरा कहा है, और निखिल जी आपने भी जितनी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि वो सब सच है। उसमें मैं क्या जोड़ूं? सिंपल एक बात बता दूं आपको जी। निश्चित तौर पर पहले तो ये हुआ था 2023 में कि मोदी को हराएंगे, भाजपा की सरकार को सत्ता से च्युत करेंगे, उसके लिए सब लोग जुट करके एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा। वो 24 में आते आते देखा कि वो सब कुछ कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ वर्चुअल था। और अभी जैसा आप बात कर रहे हैं, तभी आया फारूक अब्दुल्ला भी अलग हो गए, कह रहे हैं कि नहीं किसी से समझौता। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से ये लोगों को लग रहा था 22
जनवरी के बाद कि अब तो कोई कंटेस्ट नहीं है, और अपोजिशन ने जब ये कहना छोड़ दिया कि मोदी को हटाना है, तो आप समझ लीजिए कि वो उन्होंने पहले ही हार मान ली जी। अब बात इस हो गई कि जो 400 की बात हो रही है, 370 की बात हो रही है, तो 67 को कैसे कम करें? तो उसका एक उपाय ढूंढा गया है जो जिस पर हम आप आज चर्चा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई को मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 2 एकड़ से ज्यादा खेती करने वाले जिनके पास खेती है वो इकाई में है। इकाई में 91% इस देश की जनता जो है, किसान है, वो 2 एकड़ से कम की खेती करता है। माफ कीजिएगा, और पता कर लीजिए जिस एमएसपी के लिए आप लोग बातें इतनी कर रहे हैं, वो एमएसपी बीजेपी सरकार ने कितना उस पर खर्च किया है देख लीजिए, और लेकिन वो एमएसपी पर कितने किसान हैं जो उसको फसल को दे रहे हैं, जरा इसका डेटा भी ले लीजिए। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक, मैं इसको और कुछ नहीं कहूंगा, राजनीतिक एक नाटक है, एक प्रयास है, ये किया जा रहा है। सब कुछ पता है कि बजट आ चुका है, कोई अभी कानून नहीं होगा, मार्च के पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी हो जाएगी, इलेक्शन का टाइम है। पिछली बार जिस तरह से सरकार ने एक अपार सहनशीलता की भावना दिखाई थी, कुछ चंद लोग आकर के, न उसमें उत्तर प्रदेश कहीं शरीक है, न हरियाणा के लोग शरीक हैं, एक पंजाब के कुछ लोग जो उस सरदार जी ने कहा, उनके मुंह से सही सरस्ती आई है कि ये मोदी का ग्राफ करने के कोशिश की जा रही है। जी 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 बिल्कुल। जिस तरह से आपने दिखाया है, ये कौन सा लोकतांत्रिक लड़ाई है कि हम दूसरे के अधिकार को रौंदते हुए अपने हक की बात करेंगे? जो सिर्फ अपने दूसरों के अधिकार को रौंदता है, वो कभी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ठीक है। अपने हक की लड़ाई वही लड़ता है जो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है। ठीक है। उस बेचारे जो मिठाई वाली दुकान का है, उसका क्या अपराध है? जी। वो पेट्रोल पंप वाले का क्या अपराध है? उस लेबर का क्या अपराध है? वो तमाम इंडस्ट्री बंद पड़ी है। अगर आपको वार्ता ही करनी थी तो जेसीबी के साथ नहीं आना चाहिए था। कोई वार्ता करने के लिए जेसीबी तलवार लेकर के नहीं जाता है। आपको ट्रैक्टर ट्राली से वार्ता करने आप आ रहे, ये वार्ता का तरीका होता है क्या? आप एक बताते कि हम 50 लोग 100 लोग आएंगे, आप जाते सरकार से, आप टाइम लेते, बात करते, प्रदर्शन करना है रामलीला मैदान में जाके आप करते, लेकिन आप ट्रक ट्रॉली और जेसीबी लेकर के आप आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो सरकार की बहुत ज्यादा संवेदनशील सरकार है, इतनी सहिष्णु सरकार है कि ये सब सह रही है। ये अराजकता कहीं और दूसरे मुल्क में संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश शेट्टी जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले कि आप अपनी बात कहें, एक सवाल जरूर आपसे ये पूछा जाएगा कि जब आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपसे गलती हो गई थी, आप ये मान रहे हैं कि आपसे गलती हो गई थी, फीजिबल है आपके हिसाब से, वो जो आइडिया है वो फीजिबल है और आपसे गलती हो गई थी, अब आप उसको सुधारना चाह रहे हैं, तो आपके जो राज्यों की सरकार है पहले वही सुधार लेते या यहीं पे सारा ठीकरा फोड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज मीडिया न्यूज चैनल है, ये देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से इतने घबराते हैं कि उनसे सवाल कोई पूछना नहीं चाहता। मैं ये पूछ रहा हूँ, रामकृष्ण पाल सिंह साहब ने कहा कि ये जो मांग है ये अवैध है, सही नहीं है। अरे तो फिर आप क्यों नहीं जाके फेस करिए ना वो किसानों को? आप क्यों घबरा रहे? तीसरे दौर की वार्ता तो हो रही है, तीसरे दौर की वार्ता हो रही है। आप जैसे पत्रकार जो स्टूडियो में बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं किसानों की, तो किसान को जाके मिलिए, बात करिए और कहिए कि हमारा जो सवाल है आपसे राकेश शेट्टी जी, अपने राज्यों में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में लागू कर दीजिए पहले, फिर कम से कम आपका मोरल एक बनेगा, एक मॉरल बनेगा कि आप बात कर सकेंगे कि केंद्र सरकार लागू करे। क्यों? तो प्रधानमंत्री क्या करने के लिए बैठे? यूएई की जनता को जाके भाषण देंगे? तो सिद्धारमैया साहब से भी कह के लागू करा लीजिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि पंजाब, ये जो किसान है ना, जिन्होंने 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है, तो देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं ना, एक देश एक संविधान एक कानून, तो प्रधानमंत्री जी को लागू करने दीजिए, सब स्टेट्स उसको मान लेगी।
आप क्या बात कर रहे हैं? आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देकर, यानी 2006 से लेकर के 2014 2014 तक आपने लागू नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि जब केंद्र में आएंगे तब कभी बिल्कुल, लागू करेंगे, जब आप हम किसानों लोग- को बरगला के वोट ले लेंगे। आपका मतलब ये है? मैं आपके चैनल पे ये कह रहा हूं कि हमारा 2024 में जैसा ही सरकार आई तो एमएसपी दिया जाएगा। जिस तरह हमने भूमिग्रह अधिग्रहण बिल लाया था, आज जीसीबी किसान का अगर जमीन सरकार लेती है तो उसको दुगना और 4 गुना पैसा मिलता है। ये भी कानून कांग्रेस ने लाया, बेनिफिट बीजेपी के समय में किसानों को मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, 2024 में राहुल गांधी ने ये वादा किया है कि जब MSP आपकी सत्ता दिया आएगी जाएगा। तो आप इसको ले आएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बिल्कुल। बताते रहिए कि हम 2006 से विपक्ष- लेके 2014 तक हम लाए नहीं है, और राज्यों में हम लाएंगे नहीं, राज्यों में हम लाएंगे नहीं। अब आप संपादकीय सलाहकार के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, आपके आखिरी कमेंट्स चाहूंगा बहुत जल्दी से, ये वार्ता खत्म करनी है, लेकिन ये भी बात समझने की जरूरत है कि 2006 से 2014 तक लाए नहीं है। जब हमारी बारी थी तब हम फिसड्डी थे, राज्यों में हम लाएंगे नहीं, लेकिन ठीकरा मोदी पर फोड़ेंगे। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं सेठी साहब से। सेठी साहब, बहुत ज्ञान की बात हम लोगों को कह रहे थे कि आप स्टूडियो में बैठ के आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और सेठी साहब जमीन से आए हैं और किसानों की इस प्रॉब्लम को लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर विदेश भाग गए, तो उनकी सूचना के लिए मैं बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर कतर में है, आज उसी दोहा में है, जहां भारत के जो 6-8 नेवी ऑफिसर जिसको फांसी की सजा हो गई थी, उसको पिछले हफ्ते उन्होंने देखा है कि वो स्वदेश वापस लौटा है। ये इस देश की ताकत है, ये इस देश की सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी की। आज़ादी के बाद इस तरह के डिप्लोमेसी को आपने नहीं देखा होगा, जो आपके नागरिक जो कि विदेश में रहते हों और वो इस तरह से वहाँ के जो कानून के हिसाब से उनको फांसी की सज़ा दी गई हो और उनको सकुशल आप देश वापस लाते हैं। ये है इस देश की विदेशी नीति और इसकी ताकत। शायद सेठी साहब इसको भी देख लीजिएगा, ये भी न्यूज़पेपर सब पढ़ लीजिएगा। हम लोग स्टूडियो में बात नहीं कर, इनसे ज्ञान नहीं लेते हैं। रही बात जो रामकृपाल जी कह रहे थे, वो शायद कांग्रेस के पर्चे पे आए ही नहीं है, वो अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। जब ये आप ये देखिए कि उस समय में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थॉमस का जो जवाब आया था, रिटेन जवाब था उसका, जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने पूछा था, 2010 की बात है। थोड़ा सा इस चीज को, डेटा को भी थोड़ा समझिए। जब आप आते हैं और लोगों को आप एक तरह से एक लगता है कि बुलडोज करते हुए दिखते हैं, तो उस समय की जानकारी भी लीजिए कि जब उस समय उन्होंने कहा था, वो कहा था सीधे सीधे कि भैया पूरा मार्केट एक तरह से क्रैश कर जाएगा अगर इस तरह के एमएसपी को आप मान लेते हैं तो। और ये आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे फसलों को हम एक गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी देंगे। थोड़ी सी तो भी जानकारी अपना पुराना ले लीजिए। रही बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो बात रामकृपाल जी बता रहे थे, उस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या ये सच में मोदी की पॉपुलैरिटी से घबराए हुई ये पार्टियां। आम आदमी पार्टी को देखिए आप साथ में, कि वो उनका ये दावा है और वो बात उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर, कि अगर इस प्रदर्शन में, इस रेल रोको में इस तरह में कोई घायल होता है, चोटिल होता है, तो सरकार उसके मुफ्त इलाज कराएगी। अरे उस रेल को रोकने में जो सारे लोग वहां से, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, यातायात ठप है, जो वहां के इतने आर्थिक क्षति हो रही है, सारे टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं, उसके लिए उस सरकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है, और हेल्थ मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अगर कोई चोटिल हुआ है तो उसका पूरा इलाज की व्यवस्था आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। ये कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में यहाँ इस तरह का स्ट्रगल है कि वो वहां पे किसान का नेता कौन बने। किसान को एक तरह से ये वोट बैंक मान रहे हैं। ठीक है, ठीक जब आप किसान को वोट बैंक मानेंगे तो दूसरे स्टेक होल्डर जो है, जो उद्योगपति हैं, जो वहां पे एक छोटे मोटे कामगार हैं, उनके साथ एक तरह से धोखा करते हुए दिख रहे हैं। ये भी बात आप देख लीजिए कि 8 से 9 हजार ट्रकें जो है पंजाब के अलग अलग शहरों में वो सड़क से किनारे लग गई है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तब आप न्याय करते हुए देखेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा की बात जब आप करते हैं, उसमें न्याय भी लगाते हैं, तो आप बहुत लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। ये भी आपको देखने की जरूरत है। ठीक है रामकृपाल जी, चलते चलते हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगा कि 1-2 लाइन में आप अपना आखिरी कमेंट दें। आज जो तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि उनसे बात करें, तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है, आपको कुछ उम्मीद है? देखिए, मेरा ये कहना है कि विनोद जी ने बहुत बढ़िया ढंग से रखा है चीजों को। मेरा कहना है कि अगर ये सचमुच में इच्छा है, किसान के हित की बात है, तो सामने वाले की मजबूरी समझते हुए, सामने वाले की सीमाएं समझते हुए आप स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप ये ठान के आए हैं कि इलेक्शन तक माहौल को बिगाड़ना है, तो कितने दौर की वार्ता हो जाए
वो मामला अटका ही रहेगा। बिल्कुल, जब नियत नहीं ठीक होगी तो शायद वार्ता उस रहे। तो नियत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी आपका, राकेश शेट्टी जी आपका, और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा का हमारे इस पूरी चर्चा में जोड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे संदेश खाली और पश्चिम बंगाल की सियासत की। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली और लालगढ़ में। कोई फर्क नहीं है क्या? लालगढ़ का भी संदेश ममता बनर्जी को समझना चाहिए, जिसके जरिए उन्होंने अपनी सियासत चमकाई थी। संदेश खाली और लालगढ़ में फर्क क्यों? आखिर इस संदेश खाली का जो संदेश है वो ममता बनर्जी क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं? जो संदेश खाली की दीवारों की पर लिखी हुई है जो इबारत, उसको पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? 2009 में लालगढ़ में पीड़ितों के इंसाफ को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के खिलाफ। पीड़ित महिलाओं का दर्द समझने के बजाय ममता इसे अब सियासत कह रही हैं। तो अब जो लालगढ़ में वो उतरी थी और आज का जो संदेश खाली है उसको वो सियासत बता रहे हैं। रेप और पीड़ित की शिकार उत्तर परगना के संदेश खाली की महिलाएं अब जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर जुल्म सितम का लगा रही हैं आरोप। जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि शेख शाहजहां जो कि टीएमसी का नेता है, उस पर उन्होंने कहा कि जुल्म सितम की इम्तहा ढा दी है। स्थानीय गुंडे के आतंक के कारण महिलाएं मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं। तो ये एक बड़ी खबर लगातार अपने आप में बनी हुई है। और ये इस तरह से अगर देखा जाए तो जो स्थानीय गुंडे के आतंक के बजाय, और ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये जो पूरा प्रदर्शन है इसको सियासत बताया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इस पर सवाल उठाए हैं। तो इस पूरे मामले में अंजू बाला ने कहा कि ये एक शर्मनाक घटना है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। प्रसेनजीत, किस तरह से जो संदेश खाली का संदेश है वो ममता बनर्जी पढ़ नहीं पा रही हैं या पढ़ना नहीं चाह रही हैं? निखिल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप लालगढ़ की बात कहकर मुझे थोड़ा सा भावुक कर दिया है, क्योंकि 2009 की 16 जून, अगर इस दिन को आप याद करें तो उस दिन वहां पे सीपीआई पांडे की एक सफेद रंग की 2 मंजिला गया था और इसी तरह से गांव के लोगों ने
वहां पे ये तोड़ने का काम किए थे और सीपीआईएम की सरकार के खिलाफ इन लोगों की जो भड़ास निकालने की पूरे जरिया था वो अनुज पांडे की घर। और इसी तरह से यहाँ इस संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस की नेता शिबू हजरा की जो पोल्ट्री है, शिबू हजरा की जो घर है, ये शिबू हजरा की पोल्ट्री और घर को लोगों ने जलाया, तोड़ा है। और उसी टाइप का, सेम टाइप का लोगों की मन में आक्रोश, लोगों की मन में पूरे सरकार के खिलाफ जो भड़ास, ये आक्रोश और भड़ास वो शिबू हजरा की घर और पोल्ट्री के ऊपर निकालने की चित्र हमने देखे थे। तो इसीलिए ये सही है कि लालगढ़ और संदेश खाली के बीच एक किसी ना किसी तरह से एक समानता हम देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन आज अभी जो कुछ हुआ है इसके बारे में बता दूं कि अब किसी को चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम इंतजार में थे पिछले 8-10 दिनों से कि चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी किस तरह से पूरे संदेश खाली मामले को देखती है। तो उन्होंने आज असेंबली में साफ कर दिया कि हम गांव के लोगों के साथ नहीं है, हम उस महिलाओं के साथ नहीं है, क्योंकि वो सब आरएसएस और बीजेपी का किराए क्या है जो अपने चेहरे के ऊपर पल्लू बांधकर ये गलत बयान किया है, जिसके कारण बंगाल को बदनाम किया गया। मैं ममता बनर्जी, मैं तो शेख शाहजहां के साथ हूं, क्योंकि इस बिल्कुल तो जो बनाकर पहले ईडी को भेजा गया था। ठीक है, आपकी बात जरूर हम तक पहुंच गई है। जो नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए हम आपको धन्यवाद देंगे, लेकिन आपने अपनी बात लगभग कह दी है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, कहीं ना कहीं ये कहते हुए, ये आरोप लगाकर कि वो महिलाएं जो है वो आरएसएस की के पक्ष में बोल रही हैं और बीजेपी के पक्ष में बोल रही हैं। ये साफ कर दिया है कि वो शाहजहां शेख के साथ खड़ी हैं और जो अत्याचार हो रहा है संदेश खाली में वो उसके समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ी हुई है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है कि समाजवादी पार्टी के साथियों में गहराया असंतोष। एक एक करके उनके जो साथी हैं वो भी जा रहे हैं और जो उनके साथ साथ जो सहयोगी दल जो उनके हैं वो भी हैं, और जो आंतरिक असंतोष है, जो आंतरिक कला है, वो भी लगातार गहराता जा रहा है। एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत की तस्वीर बदल रही है। बीजेपी और एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। तो बीजेपी और एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है तो वहीं विपक्ष को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। और विपक्ष की बात अगर कही जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। पहले जयंत चौधरी, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य और अब पल्लवी पटेल के बदले तेवरों से समाजवादी पार्टी हलकान है। और जयंत चौधरी के इस बयान के इनके बाद में जिस तरह से जो तेवर बदले हुए हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल ने कहा कि ये जो पीडीए को, जिसको आप पीडीए कह रहे हैं, दरअसल ये पीडीए नहीं है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बच्चन और रंजन को वोट नहीं देंगे। तो ये भी समझने की जरूरत है कि क्या राज्यसभा की जो तीसरी सीट जिसके बारे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिसको जीतना चाहते हैं, क्या वो भी फंस गई है? हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विकास, कितनी मुश्किल में है समाजवादी पार्टी? क्योंकि एक तो सीधे सीधे जो राज्यसभा की सीट है, जो तीसरी सीट है, पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि वो वोट नहीं करेंगी चाहे उनकी सदस्यता चली जाए। और दूसरी बात ये कहा जाए, जिस तरह से कहा जाता है कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौट आए। इंडी गठबंधन में कांग्रेस को आगे आंखें दिखा रहे थे अखिलेश यादव, अब उनके ही सहयोगी उनको आंख दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। पल्लवी पटेल ने जिस बात का जिक्र किया था वोट न देने की बात, अगर राज्यसभा में 10 ही उम्मीदवार रहते, 7 भाजपा से और 3 समाजवादी पार्टी से, तो वोट देने की नौबत नहीं आती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8वें उम्मीदवार संजय सेठ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो इसका मतलब अब वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी तो फिर तमाम सारी चीजें देखने को मिलेंगी। किस तरीके से क्रॉस वोटिंग होती है, किस तरीके से 8वां उम्मीदवार जीतेगा या सपा अपने तीसरे उम्मीदवार को जितवा पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया हैं, उनको अपने कुनबा सहेज के रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे थे जिस तरीके से चुनाव पूर्व गठबंधन करते हैं, गठबंधन के चुनाव समाप्त होने के बाद धीरे धीरे कर उनको लोग छोड़ते चले जाते हैं, उनके रवैये के कारण, उनके स्वभाव के कारण, उनके निर्णयों के कारण।
सबसे पहले हम बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर उनको छोड़ के चले गए, जयंत चौधरी उनको छोड़ के चले गए, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो जब उन्होंने पत्र लिखा तो कल एक पत्र और जारी होता है, ये होता है राम गोविंद चौधरी का, ये भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने लिखा है कि वह स्वामी प्रसाद के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर भी दो खेमे हो गए हैं। इससे पहले निखिल हम देखते हैं जब एक तरफ जैसे ही समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में राम गोविंद चौधरी बड़े वरिष्ठ नेता रहे समाजवादी पार्टी के, आरएलडी के साथ उनका मनमुटाव चालू हो गया। जी निखिल, तो उसके बाद से हम देखते हैं कि शिवपाल यादव जो उनके चाचा भी हैं, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे जब वो परिवार को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, पार्टी को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कसमकस बनी रहती है, निर्णयों में लोगों की तमाम लोगों की राय नहीं होती है, तब ऐसे निर्णय होते हैं, तब आपके पास जो लोग रहते हैं वो असहज हो जाते हैं और अपना रास्ता कहीं और चुन लेते हैं। ऐसा ही हम लगातार देखने को मिल रहा है निखिल। जी निश्चित तौर पर आपने जो एक और नया नाम लिया राम गोविंद चौधरी, वो बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री काल में, और अखिलेश यादव के समय में वो सहकारिता समेत तमाम दूसरे पदों पर रहे। तो जो ये फूट जो है और जो कुनबे में जो लड़ाई है वो अब सतह पर आ रही है, तो निश्चित तौर पर मुश्किल में है समाजवादी पार्टी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। आज हमारे पास बस समय इतना ही है, तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।